हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकबेंचर्स। आज हम आरसीसी की क्वेश्चन सीरीज का 5th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अब तक हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट पर आए हुए क्वेश्चंस थे वो हम देख चुके हैं। अब हमारे पास आज वाले जो बेसिकली क्वेश्चन है वो डिपेंड करते हैं जो हम शियर है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर है, उस टॉपिक पर क्वेश्चंस है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जिसका कौन सा टॉपिक है? शियर का टॉपिक है। इस पर हमारे आज के सारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। आज के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। मतलब जो पास में घंटी है भाई, उसको भी दबा दो, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो जितने भी हो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The shear span is defined as the zone where shear span किसको कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कि shear span है, किसे कहते हैं? shear force is zero, दूसरा bending moment is zero, थर्ड ऑप्शन है shear force is constant एंड फोर्थ ऑप्शन है bending moment is constant। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा? shear span is defined as the zone। shear span की डेफिनेशन क्या होती है? Shear span is defined as the zone where shear force is constant। shear force क्या हो जाएगा? वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? shear span। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, a reinforced concrete beam supported on columns or ends has a clear span of 5 meter and 0.5 meter effective depth. It carries a total uniformly distributed load 100 kilonewton per meter. The design shear force of the beam, इसने ये कहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरीके से दे रखी है जिसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है? 100 किलोन्यूटन पर मीटर। अब उसने क्लियर स्पान किया। क्लियर स्पान कितना दिया है? 5 मीटर। क्लियर स्पान होता क्या है? देखो ध्यान से, अगर क्लियर स्पान को अगर हम यहां क्लियरली अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा? मान लो ये कुछ सपोर्ट्स थे, ये कुछ सपोर्ट्स दे रखे थे और इन सपोर्ट्स के बीच की जो सपोर्ट के इंटरनल पार्ट है, मतलब सपोर्ट का इंटरनल पार्ट है, वहां से दोनों सपोर्ट्स के इंटरनल पार्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्लियर स्पान कहते हैं। और ये क्लियर स्पान कितना दिया गया? 5 मीटर। अब ध्यान देना, जब भी डिजाइन शियर फोर्स की बात करें तो हम हमेशा कैलकुलेशन किससे करेंगे? क्लियर स्पान से करेंगे। अगर हमारे ऑप्शन में क्लियर स्पान के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे? उसको इफेक्टिव स्पान से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखना ध्यान से, हमें यहां पर पूछा है डिजाइन शियर फोर्स। देखो सौम्य, आपने इस सिंपली सपोर्टेड बीम की एसएफडी पढ़ रखी है, कुछ ये होती है इसकी एसएफडी। इस पर वैल्यू क्या होती है? WL/2। ये W किसमें है? यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर में। लेंथ किसमें? यहाँ पर मीटर में। ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। डिजाइन शियर फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब हमें इसमें फैक्टर करना है नहीं करना, वो हम ऑप्शन में डिपेंड करेंगे। देखना ध्यान से, अभी तक इसने नहीं दिया था कि हमें फैक्टर करना है या नहीं करना, तो हम नॉर्मली आंसर निकालते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो डिजाइन शियर फोर्स होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? WL/2। तो W कितना दे रखा है? 100 into 5 divided by 2। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये 250 किलोमीटर। क्या ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन ए में दे रखा है। दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। अगर हम यहीं पर इसको फैक्टर करना चाहे, देखो ध्यान से, अगर डिजाइन फोर्स हम ये निकालना चाहे WU into L/2, तो इसका मतलब क्या हो गया? फैक्टर लोड कैसे निकालोगे? WU equals to 1.5 times of W। 1.5 into 100 कितना हो जाएगा? 150 किलोन्यूटन पर मीटर। तो यहां पर निकालेंगे तो 150 into 5 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 75 और 75 का 5 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 375 किलोमीटर। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है? नहीं दे रखा। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 250 किलोन्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शियर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम विदाउट शियर रेनफोर्समेंट। एक आरसीसी बीम दे रखी है जिसमें अब तक शियर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो उसकी शियर कैपेसिटी पूछी है। शियर कैपेसिटी तो देखना,
शियर कैपेसिटी, अगर हम ये बात करेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, कितना शियर स्ट्रेस लेगा, मतलब कितना शियर स्ट्रेस के लिए हमें डिजाइन करना है स्ट्रक्चर को, दैट इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू V अपॉन BD। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ WSM है तो V रहेगा, और LSM है तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, VU अपॉन BD में। क्लियर है। अब इसके बाद इसने कहा कि विदाउट शियर रेनफोर्समेंट, विदाउट शियर रेनफोर्समेंट मतलब ओनली कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट के लिए हम जो शियर स्ट्रेस जो रजिस्ट करता है वो ये है, टाउ सी मान लिया। तो इसने क्या पूछा है, शियर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम। तो शियर कैपेसिटी, हमें शियर स्ट्रेस पता है, तो हम यहां से स्ट्रेस इनटू एरिया करते हैं, B इनटू D, ये आपकी शियर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम हो जाएगी विदाउट शियर रेनफोर्समेंट, और दैट इज ओनली रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट। कंक्रीट के थ्रू ये क्या होती है, रजिस्ट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब, श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब। अब ये कौन सी क्रैक डेवलप करता है, तो ध्यान देना, जो श्रिंकेज है वो डिपेंड करेगा कि ये टेंशन क्रैक हो गया, शियर क्रैक होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। जो कंक्रीट है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे पानी इवोपरेट होता है, मतलब अगर जेल वाटर है, मतलब जो जेल वाटर अवेलेबल जेल वाटर है, अगर उसमें कमी होती है तो क्या होता है, कंक्रीट में श्रिंकेज आता है। अब उस श्रिंकेज को क्या बोलते हैं, दैट श्रिंकेज इज नोन एज ड्राइंग श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज। अब बात आती है, ड्राइंग श्रिंक हो रहा है मतलब उसमें कंप्रेशन आ रहा है, क्या उसके कारण से टेंशन क्रैक आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, तो ध्यान देना, इसकी दो कंडीशन होती है। मान लो एक तो आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रेंट कर दिया, कोई भी कंक्रीट एलिमेंट बनाया उसको, एक नॉट रेस्ट्रेंट है। नॉट रेस्ट्रेंट का मतलब ये हुआ कि उसको किसी भी तरीके से उसमें बाउंडेशन नहीं लगाई गई। रेस्ट्रेंट का मतलब ये हुआ उसकी चारों तरफ बाउंडेशन लगा दी गई। जैसे जो हाईवे स्लैब बनाई जाती है ना, जो रोड की जो स्लैब होती है, जो रोड की जो स्लैब बनाई जाती है, आरसीसी रोड, जो आरसीसी की जो रोड बनाई जाती है उसकी जो स्लैब होती है वो क्या रहती है, रेस्ट्रेंट रहती है। तो देखना, जब रेस्ट्रेंट होगा, मान लो इसको रेस्ट्रेंट कर दिया गया, ठीक है, तो इसको इस चारों तरफ से मान लो ऐसे इस तरीके से रेस्ट्रेंट कर दिया गया। रेस्ट्रेंट करने पे क्या होगा कि इसमें अब ये क्या करेगा, श्रिंकेज होने की कोशिश करेगा। श्रिंकेज मतलब इसमें कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आएगा तो क्या, कंप्रेशन के कारण से यहाँ कंप्रेस हो पाएगी, रेस्ट्रेंट है, नहीं हो पाएगी। तो देखो मान लो ये दो पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये जो क्या होगा, कंप्रेस, ऐसे कंप्रेस होने की कोशिश करेंगे, इनमें श्रिंकेज आएगा। श्रिंकेज आएगा तो यहाँ पर जो जनरेट होने वाले क्रैक कौन से हो जाएंगे, दो चीज है, वो यहाँ पर कुछ पार्टिकल के अंदर कुछ इस तरीके से देखना, यहाँ से ये पार्टिकल खींचने की कोशिश करेगा, तो इसमें डेवलप क्या हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। तो उन क्रैक्स को क्या बोलेंगे, टेंशन क्रैक्स। अगर यहाँ पर बाउंडेशन नहीं होती तो क्या होता, कोई भी क्रैक जनरेट नहीं होते, नो क्रैक्स विल डेवलप। और क्रैक डेवलप नहीं होते तो मतलब इसमें कोई टाइप का स्ट्रेस भी जनरेट नहीं होता, ये अपने आप श्रिंक हो जाती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कॉजेज टेंशन क्रैक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसकी फॉर्म में, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट है वो किसकी फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो प्रोवाइड, ए ऑप्शन दे रखा है लॉन्गिट्यूडिनल बार, बी ऑप्शन दे रखा है बेंटअप बार, सी ऑप्शन दे रखा है हेलिकल रेनफोर्समेंट, और डी ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री बैंड एट द एंड, 90 डिग्री बैंड एंड पर दे रखा। तो देखना ध्यान से क्या बोला है, आपने चारों बार्स की बात करते हैं, फर्स्ट वन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बार। लॉन्गिट्यूडिनल बार ये किस लिए प्रोवाइड की जाती है, ये बेंडिंग टेंशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। ये किसके लिए प्रोवाइड की जाती है, बेंडिंग टेंशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है। तो देखो जब भी हम बीम को डिजाइन करते हैं फ्लेक्सर में, वहां पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। इसीलिए वहां पर जो हम रजिस्ट करवाते हैं वो कौन सी टेंशन रजिस्ट करवाते हैं, बेंडिंग टेंशन रजिस्ट करवाते हैं। सेकंड पार्ट बेंटअप बार्स, बेंटअप बार्स, बेंटअप बार्स कब प्रोवाइड की जाती है, मान लो ये कंक्रीट है, कंक्रीट की स्लैब थी, स्लैब में होता क्या है कि ये अपर पार्ट है, बॉटम जोन में यहां पर मान लो कुछ सपोर्ट था, कुछ इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम थी, तो उसमें जो क्रैक का डेवलपमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर माना जाता है। शियर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो डायगोनल टेंशन क्रैक है वो 45 डिग्री के एंगल पर जनरेट होते हैं।
जैसे जैसे ये इधर जाते हैं मिडिल पोर्शन में जहां पर बेंडिंग प्रीडोमिनेंट रोल रखती है, ये कब डेवलप होती है जब शियर प्रीडोमिनेंट रोल रखता है। यहाँ पर ये कब डेवलप होगी जब बेंडिंग प्रीडोमिनेंट रोल रखेगी, और यहाँ पर क्रैक अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री पर डेवलप होते हैं, 90 डिग्री पर डेवलप होते हैं। तो देखना ये 45 डिग्री पर डेवलप हो रहे हैं। तो अब इन क्रैक को मान लो कुछ ऐसे क्रैक जनरेट हो रहे थे, अब इन क्रैक को रजिस्ट करवाने के लिए कुछ रेनफोर्समेंट इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाता है। रेनफोर्समेंट को यहां पर कुछ इस फॉर्म में बेंड कर दिया जाता है। तो रेनफोर्समेंट को इस फॉर्म में बेंड कर दिया जाएगा, तो ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इसको वापस इस क्रैक को डेवलप नहीं होने देंगे। मतलब जो डायगोनल टेंशन क्रैक है उसको रजिस्ट कौन करेगी, बेंटा बार रजिस्ट करेगी। हमें हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन मिल चुका है। डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज बेंटा इन द फॉर्म ऑफ बेंटा बार। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि सपोर्ट पर नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, सपोर्ट पर नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, मतलब अगर कंटीन्यूअस बीम की बात करें, सब मतलब सॉरी देखना ध्यान से, कंटीन्यूअस बीम की बात करें और सपोर्ट पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, तो उस केस में बेंटा बार क्या करती है, यहां पर ये जो बेंटा बार को ऊपर की ओर बेंड किया गया है, ये काम क्या करेगी, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने का काम करेगी। क्लियर है। थर्ड देखना, थर्ड ऑप्शन हेलिकल रेनफोर्समेंट। हेलिकल रेनफोर्समेंट किस काम आता है, हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम को बकलिंग से बचाने के लिए काम आता है, कॉलम को बकलिंग से बचाने के लिए काम आता है, बकलिंग से बचाने के लिए भी काम आता है। और सेकंड थिंग कि एक यूनिट की तरह उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। कंक्रीट का जो सेक्शन बना है, कंक्रीट का जो कॉलम बनाया है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये कोर एरिया जनरेट करता है, वहां पर कंप्लीट एक कोर एरिया जनरेट होता है। नेक्स्ट 90 डिग्री बैंड एट द एंड। 90 डिग्री बैंड क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं एट द एंड, ये एंकरेज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, एंकरेज के लिए या डेवलपमेंट लेंथ के लिए, डेवलपमेंट लेंथ के लिए। यहां से 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडिनल बार्स किस लिए प्रोवाइड की जाती है, बेंडिंग टेंशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन हेलिकल रेनफोर्समेंट किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, बकलिंग के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब टू अवॉइड बकलिंग और उसकी कॉलम सेक्शन की स्ट्रेंथ भी बढ़ाने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 90 डिग्री बैंड एट द एंड ये किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, डेवलपमेंट लेंथ के लिए और एंकरेज के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, shear reinforcement is provided in the form of, जो shear reinforcement होते हैं वो किसकी फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो देखो shear reinforcement होते हैं वो हम वर्टिकल भी प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल shear reinforcement भी, ठीक है, वर्टिकल भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ हम इंक्लाइंड भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से इंक्लाइंड shear reinforcement भी देखे होंगे। और अभी हम पीछे बात करके क्या बेंटा बार भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखना अब कभी कभी क्या होता है कि हम वर्टिकल इंडिविजुअली प्रोवाइड करते हैं और इंक्लाइंड बार भी प्रोवाइड करते हैं, कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल और इंक्लाइंड बार भी प्रोवाइड करते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द अबव। तो शियर रेनफोर्समेंट में वैसे एक चीज और पूछी जा सकती है, क्या शियर रेनफोर्समेंट बेंटा बार की फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं। हाँ, अभी हम देखते आए हैं डायगोनल टेंशन क्रैक को रजिस्ट करने के लिए बेंटा बार को प्रोवाइड किया जाता है। Next one, in limit state of collapse against flexure, the maximum strain in tension reinforcement, maximum strain in tension reinforcement at the tension reinforcement at the failure shall not be less than। तो इसके बारे में ध्यान होगा कि स्ट्रेन जो होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, स्ट्रेन डायग्राम कुछ ये बनता है, यहाँ पर आउटर कंप्रेशन फाइबर पर स्ट्रेन की वैल्यू कंक्रीट की तरफ से कितनी दी जाती है, 0.0035, और यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है दैट इज 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES, ये होता है। या हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं Fy अपॉन 1.15 इंटू ES, जो हमारे पास ऑप्शन सुटेबल होगा लगा देंगे। देखो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर इज डी, 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। 1.15 is the partial factor of safety for steel. Next one, the factored load at the limit state of collapse for dead load plus live load, फिर दे रखा है डेड लोड प्लस विंड लोड, फिर दे रखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। तो देखो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, अभी मैं इसी का ही बता रहा हूं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का ही और इसका अलग होता है सर्विसिबिलिटी का। तो देखना मान लो आपको कुछ डेड लोड, लाइव लोड और
विंड लोड या फिर विंड लोड की जगह आपको दूसरा लोड दे देता अर्थक्वेक लोड। यहाँ पर हम लोड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो देखना, यहाँ पर मान लो डेड लोड प्लस लाइव लोड मिक्स किया गया, इनके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.5 1.5। डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, कोई भी जो दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली माने नहीं जाते हैं, दोनों अलग अलग कभी भी, मतलब जो भी जिसकी भी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उसको कंसीडर कर लिया जाता है। तो इसके लिए भी होता है 1.5 और 1.5। और यहाँ पर अगर तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड का, तो ये वैल्यू हो जाती है 1.2 1.2 एंड 1.2। तो अब देखो इसके अंदर कॉम्बिनेशन देखो बनाते क्या दे रखा है 1.5, हम बनाते देखना ध्यान से इसको कॉम्बिनेशन में 1.5 डेड लोड 1.5 लाइव लोड कोमा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड, क्योंकि इसने विंड लोड ही दिया, फिर 1.2 डेड लोड प्लस अलग अलग दिया था 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड। अब देखो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सूटेबल हो रहा है, तो देखोगे फर्स्ट में 1.2 गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, हाँ देखिए सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक चीज और दे रखी है इसने, यहां पर एक 0.9 और आता है, 0.9 स्टार लिखा हुआ रहेगा, कोड में देखोगे तो सिंगल स्टार होता है। उसका मतलब क्या होता है 0.9, ये अगेंस्ट ओवरटर्निंग प्रोवाइड किया जाता है। हाइड्रोलिक जितने भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनमें ओवरटर्निंग के अगेंस्ट इसको रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है 1.5 के साथ साथ यहाँ 0.9 भी आ सकता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, फिर दे रखा है 0.9 और 1.5 डेड लोड 1.5 विंड लोड, फिर दे रखा 1.2 डेड लोड 1.2 लाइव लोड और 1.2 विंड लोड। ऑप्शन नंबर बी will be correct answer. Next question. In an RCC design, RCC section of effective depth D, if vertical stirrups are provided to resist shear, vertical stirrups है उनको प्रोवाइड किया गया है shear को रजिस्ट करने के लिए, their maximum spacing measured along the axis of member as per IS 456-2000 should not exceed। इसने ये कहा कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करोगे वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए, तो देखना वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए स्पेसिंग का क्राइटेरिया होता है SV should not exceed 300 mm and SV should not exceed 0.75 D, where D is the effective depth of the section। अगर यही इंक्लाइंड स्टीरअप्स होता तो यहां पर क्या हो जाता, SV should not be greater than 300 mm और SV should not be greater than D, ये आपका आंसर हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखना, if tau v is the nominal shear stress and tau c is the design shear strength of concrete, tau v क्या दे रखा है nominal shear stress और tau c क्या दे रखा है design shear strength of concrete, and tau c max is the maximum design shear strength of concrete, which of the following statement is correct। तो देखो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट बताता हूं जिनको याद करना। क्या होता है अगर tau v ग्रेटर देन हो गया tau c max से, इसका मतलब tau c max होता क्या है कि ये स्ट्रेंथ होती है शियर, वो शियर स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है जो कंक्रीट प्लस शियर एनफोर्समेंट दोनों मिलके क्या कर रहे होते हैं, शियर को रजिस्ट कर रहे होते हैं। अगर इससे भी ज्यादा उसका नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मतलब उस पर आने वाला, ये इसको हम क्या कह सकते हैं आने वाला शियर स्ट्रेस है, ये उस पर आने वाला शियर स्ट्रेस अगर उससे ज्यादा हो गया तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये कभी भी tau v should not be greater than tau c max होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड वन हमें देखना ध्यान से क्या होता है कि tau v अगर ग्रेटर देन है tau c से, tau v ग्रेटर देन है tau c से, तो यहां पर हम इसको शियर रेनफोर्समेंट के लिए, मतलब शियर के लिए इसको डिजाइन करेंगे शियर रेनफोर्समेंट के लिए। अगर tau v लेस देन है tau c के लिए, tau v लेस देन है tau c से, तो हम इसमें मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखो एक चीज और होती है, अब देखना ध्यान से, tau v की जो वैल्यू है वो लेस देन है tau c by 2 से, tau v की वैल्यू है वो tau c by 2 से भी लेस देन है, और माइनर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, माइनर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जैसे लिंटेल्स वगैरह हुए, अगर वो है तो नो नीड टू प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट। तो अब यहां पर हमने जो कंडीशन दी है वो देख लो क्या होगा। ए ऑप्शन देखो tau v ग्रेटर देन tau c max,
सेक्शन शुड बी डिजाइन फॉर शियर, नहीं, ये तो फेल हो गया सेक्शन, डिजाइन कैसे कर दोगे। दूसरा, टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, फिर वही कंडीशन, गलत हो गया। टाउ बी लेस देन टाउ सी बैठ रहा है, हाँ, किसके लिए, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट बैठ भी रहा है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम, मिनिमम परसेंटेज पूछा है शियर एनफोर्समेंट का, तो देखो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्या होता है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, देखना ध्यान से, होगा क्या, यहां पर हम इस फॉर्मूले को SV should be less than equals to 0.87 Fy into ASV divided by 0.4B। क्लियर है। अब हम इसको लेस देन इक्वल्स टू से हटा देते हैं, इसको इक्वल्स टू मान लेते हैं। तो देखना ध्यान से, ASV अगर हम इधर SV into 0.4 ले आते हैं, ठीक है, SV into 0.4 divided by 0.87 Fy ऐसे है, इक्वल्स टू ASV upon B। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर D से मल्टीप्लाई कर दें इसको, दोनों साइड, ये D से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर वाली टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू किसमें होगी, परसेंटेज शियर एनफोर्समेंट में। अब परसेंटेज शियर एनफोर्समेंट ये हो गया। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 40 SV अपॉन 0.87 Fy into D। अब इसका सॉल्यूशन करते हो तो ये वाली जो डिजिट है वो बन जाएगी 45.8 के आसपास। क्लियर है। बट हमारे ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमारे ऑप्शन में दे रखा है 40 SV, ये देखो ये वाला पार्ट तो मिल रहा है, इसके साथ ये भी मिल रहा है, मतलब इसको नहीं कंसीडर किया गया। इसका मतलब ये हुआ जो इसने क्वेश्चन दिया था उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील को कंसीडर नहीं किया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वो किसको कंसीडर कर रहा है और किसको नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दूसरा दे रखा है परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट क्या किस पे डिपेंड करता है, तो देखना टाउ सी का जो फार्मूला होता है, टाउ सी का जो फार्मूला होता है दैट इज 0.85 स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 FC के ब्रैकेट में आता है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5 बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 6 बीटा। क्लियर है। अब बात आती है बीटा क्या होता है, बीटा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है FCK और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट पर। तो देखो बीटा इज इक्वल्स टू 0.8 FCK अपॉन 6.89 PT। तो इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल जो टाउ सी है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट और FCK पर। यहाँ पर भी FCK दिख रहा है तो यहाँ पर हम कौन सा लगा देंगे कि इस जो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फिर दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन एनफोर्समेंट। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मतलब एफआई का कहीं जिक्र है नहीं है। इसको एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये आपने अब तक देखा होगा टाउसी की जब भी टेबल बनती थी तो टाउसी की टेबल में क्या होता था, ये किस किस पे डिपेंड करती थी, 100 AST अपॉन BD और इधर आपकी ग्रेड पर रहती थी। तो ग्रेड किससे हो गई, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब FCK और ये क्या होगा BT। तो यहां से भी याद रख सकते हो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट वन देखो क्या दे रखा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द बेंट बार्स एट द सपोर्ट रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, the bent up bars at the support resisting the shear force, the bent up bar, the bending of bars near support generally 45 degree, all options are correct। तो देखो बेंट अप बार्स की बात करते हैं। बेंट अप बार्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। जनरल एक केस में देखना एक साइड बना देते हैं और यहां से इस सेक्शन को इस तरीके से। तो देखो ये एक सपोर्ट पार्ट हो गया। तो सपोर्ट में बेंट अप बार क्या करती है, शियर को रेजिस्ट करती है, इसीलिए तो इसको इंक्लाइन किया जाता है क्योंकि यहां से जो क्रैक जनरेट होगा उसको रेजिस्ट करेगी, मतलब ये शियर को तो रेजिस्ट करती है। दूसरा यहां पर नेगेटिव मोमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है। नेगेटिव मोमेंट होने का मतलब क्या हुआ, होगिंग मोमेंट जनरेट होगा और होगिंग मोमेंट जनरेट होगा तो टॉप पर क्या आएगी, बीम में टेंशन आएगी, बॉटम में क्या आएगा, कंप्रेशन, और ये यहां पर टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। और जनरली इट इज प्रोवाइडेड फॉर 45 डिग्री एंगल, प्रोवाइडेड एट 45 डिग्री एंगल। क्यों, जो डायगोनल टेंशन क्रैक होते हैं वो भी किस पे जनरेट होते हैं,
45 डिग्री पर मोस्ट सुटेबल ये रहता है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन द रेक्टेंगुलर बीम, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन द रेक्टेंगुलर बीम, क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर बीम इज केप्ट कांस्टेंट। फर्स्ट देखना, इसको समझ ही लेते हैं पूरे को। ये आपने एक जनरलाइज बीम बनाई, उस पर यूडीएल लग रहा था, यूडीएल लग रहा था, तो आपने इसका ऐसे इसका बनाया, देखना ध्यान से, जनरलाइज जो सोम में पढ़ते हो, शियर फोर्स डायग्राम बनाया। जैसे जैसे सपोर्ट की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखना स्पेसिंग, एसवी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0.87 fy into asv into d डिवाइड बाय vus। ये vus या vs जो भी हम कर सकते हैं। vus क्या है, जो शियर फोर्स रजिस्ट करेगा स्टील, उसकी वैल्यू है। fy क्या है, इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी स्टील की। asv क्या हो गया, एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, और d हो गया इफेक्टिव है। अब ये बताओ, जैसे जैसे vus बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसिंग की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे vus की वैल्यू कम होगी स्पेसिंग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसने क्या पूछा, स्पेसिंग ऑफ शियर स्ट्रिप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम। तो सपोर्ट से सेंटर की तरफ जाएंगे तो शियर फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यही पूछता सेंटर से सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन जो भी है सही लगा दो। इसने क्या कहा है, केप्ट कांस्टेंट नहीं रखी जाती। डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम, गलत है। इंक्रीज डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, सेंटर ऑफ बीम की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज थोड़ी ना हो रही है स्पेसिंग। नेक्स्ट, इंक्रीज एट एंड्स, एंड पर इंक्रीज कर दी जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम, सेंटर ऑफ बीम पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ ए बीम नीड बी चेंज्ड इफ द शियर स्ट्रेस इज मोर देन, हमें ये देखना है कि बीम की डायमेंशन कब चेंज करेंगे, जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या हो जाए, शियर स्ट्रेस की कुछ वैल्यू बता रखी है इसने, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू पहले, मतलब हमें डायमेंशन कब चेंज करने की नीड आएगी, तो शियर पे पहले बात करते हैं। तो टाउ बी की वैल्यू जो ग्रेटर देन हो जाती है टाउ सी मैक्स से, तब हमें क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, देन सेक्शन शुड बी रीडिजाइन। सेक्शन को रीडिजाइन करना होगा, तो सेक्शन को रीडिजाइन करने के लिए यहां पर हम पहले बात करते हैं, मान लो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। डब्ल्यूएसएम मेथड क्या कहता है, तो डब्ल्यूएसएम मेथड के अकॉर्डिंग देखना कि यहां पर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसके अकॉर्डिंग टाउ सी मैक्स की वैल्यूज क्या क्या होती है, क्लियर है। तो यहां पर हम M15 से स्टार्ट कर रहे हैं, M15, M20, M25, M30, M35 एंड M40 एंड अबव, ठीक है। M40 से बड़े, तो देखो यहां पर ये वैल्यूज क्या होती है, यहां पर ये वैल्यूज क्या होती है, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, ये 2.1 नहीं होती है, 2.2 होती है, 2.3 और ये 2.5। ये सारी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दे रखे हैं। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसका मतलब 5, फिर हमें दे रखा है 10, फिर हमें सिमिलरली ऐसे ही वैल्यू दे रखे, देखो ध्यान से, इनको यहां लिख देते हैं, 5, 10, 15 और 20, 4 वैल्यू दे रखे। 0.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम देखते हैं ध्यान से कि अगर जनरली अगर हम बात करें, ये टाउ सी मैक्स की वैल्यू है, हम इनमें से हाईएस्ट ग्रेड की तरफ जाते हैं। तो हाईएस्ट ग्रेड अगर मैं इनमें से चूज करता हूं तो ये किसकी वैल्यू है, 1.5 तक तो M20 में सेव है, बट जैसे ही मैं M20 अडॉप्ट करता हूं इसके लिए, तो M20 के लिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी है, टाउ सी मैक्स की वैल्यू है 2 न्यूटन पर एमएम, मतलब इसके लिए कितनी है, 1.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब इससे वैल्यू ज्यादा जाते ही ये सेक्शन क्या होगा, रीडिजाइन करना होगा। तो इस वैल्यू पर आपको क्या करना होगा, सेक्शन को रीडिजाइन करना होगा। टाउ वी की वैल्यू जैसे ही पहुंच जाएगी 2, तो वहां पर अगर M20 ग्रेड कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें ग्रेड नहीं गिवन थी, तो हमें सबसे हायर ग्रेड इनमें से जो भी मोस्ट सुटेबल होगा वो कंसीडर करनी होगी। सुटेबल कैसे किया, देखो हमारे पास यहां पर हमने 1.6 है, तो 1.6 है तो वो यहां तक तो फेल करवा रहा है, बट मतलब 1.6 की वैल्यू जो वो यहां तक तो हमें सिर्फ बता रहा है, क्लियर है। अब जैसे ही हमने 2 कंसीडर किया तो वो वैल्यू किस पे फेल होगी, इसको भी फेल कर दिया और इसको भी फेल कर दिया, और आरसीसी की पहली ग्रेड पर ये क्या हो गया, सेक्शन। अब हमें यहां क्या करना होगा, ग्रेड इंक्रीज करनी होगी।
सिमिलरली अगर यहां पर मैं बात करूं एलएसएम की, लिमिट स्टेट मेथड की बात करूं, ठीक है, तो देखना लिमिट स्टेट मेथड में क्या हो जाएगा। लिमिट स्टेट मेथड में क्या चेंज आएंगे, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2.5, ये वैल्यू किसमें दे रखी है, हाँ देखना 2.5, 2.8, 3.1, 3.5 और 3.7 एंड 4 ये वैल्यूज आपको दे रखी है। एलएसएम के अकॉर्डिंग टाउ सी मैक्स की वैल्यू जी होती है ग्रेड पर ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, ये क्या लेके चलता है, एलएसएम क्या लेके चलता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता है। तो अगर हम इसको डब्ल्यूएसएम में कंसीडर कर रहे हैं और अब इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ कंसीडर करेंगे, तो मतलब 1.5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करो और इसको भी 1.5, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1.5 3, ये कितना हो गया 2.25, ये कितना हो गया 1.5 और ये कितना हो गया 0.75 हो गया यहाँ पर। तो देखना ध्यान से, जैसे ही मैं हाईएस्ट वैल्यूज को कंसीडर करता हूं तो उसमें कौन सी ग्रेड फेल हो जाती है, ये वाली। तो M20 इस केस में भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसीलिए यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी, डायमेंशन को चेंज करना पड़ेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज, मतलब शियर कितना रेजिस्ट कर सकता है, या नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है इसने। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ v इक्वल्स टू v अपॉन bd, शियर फोर्स अपॉन विड्थ ऑफ सेक्शन इनटू इफेक्टिव डेप्थ। अब इसमें देखो कोई ऑप्शन दे रखा है शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विड्थ, नहीं होता। नेक्स्ट लीवर आर्म डिवाइड बाय लीवर आर्म ऊपर आता ही नहीं है। थर्ड वन विड्थ ऊपर आता ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।